डॉक्टर आनंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के आगे के पार्ट के बारे में। और अफ्रीका महाद्वीप में हमारी बात हो चुकी थी इसकी भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के बारे में आज पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत है। तो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख रूप से पर्वत स्थित हैं। देखो, इनमें सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर पर्वत है एटलस। एक नंबर पर्वत के बारे में बात करें तो है एटलस। एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत है, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस आता है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप में कि कौन से देशों में स्थित है? अब पर्वत पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। देश के नाम देखो, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि नामीबिया, बोत्सवान, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिका, जिम्बाब्वे, जामीबिया। इसके बाद गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया और यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? तंजानिया। उसके बाद यहाँ पर इथियोपिया, यहाँ पर जिबूती, दक्षिण सूडान और मिस्र। यहाँ पर है लीबिया। तो यहाँ पर जो लीबिया के पास में आता है अल्जीरिया या अल्जीरिया। अल्जीरिया के पास में एक देश है जिसका नाम है ट्यूनीसिया। और ट्यूनीसिया और अल्जीरिया के पास में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, जो यूरोप के स्पेन देश के साथ सीमा बनाता है। अब ये तो तीनों देश हैं, यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जो कि इस प्रकार से फैला हुआ पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। कि एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत का विस्तार कितने देशों में आता है? तो अफ्रीका के कितने देशों में? 3 देश हैं। अफ्रीका के 3 देशों में इसका विस्तार आता है। देश कौन कौन से हैं? एक नंबर मोरक्को, दूसरा है अल्जीरिया और तीसरा देश है ट्यूनीसिया। कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कौन सी आती है? एटलस। कि इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना, जो सबसे लंबी है ये जरूरी नहीं है कि उसी में सबसे ऊंची चोटी हो, लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसका नाम क्या आता है? एटलस पर्वतमाला। ये एटलस पर्वतमाला है, इसकी हाईएस्ट पर्वत चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है इसका नाम क्या है? तो देखो, यहाँ पर आती है HP हाईएस्ट पर्वत चोटी जिसका नाम है टोबकाल। कि इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोबकाल। ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं, ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जो कौन से देश में आती है? ये आती है मोरक्को में स्थित है। कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोबकाल, या जिसे टोबकल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है टोबकाल, जो कौन से देश में स्थित है? तो देश का नाम कौन सा आ जाएगा? मोरक्को देश में स्थित है। मोरक्को के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोरक्को जो देश है वो सीमा बनाता है यहाँ पर कौन से महाद्वीप के साथ? यूरोप महाद्वीप के साथ सीमा लगती है। तो इस प्रकार से एक नंबर जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन से आती है? एटलस पर्वत। कि एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसका विस्तार अफ्रीका के कितने देशों में स्थित है? 3। पहला मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, तीसरा ट्यूनीसिया। और अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कौन सी आती है? एटलस से। इसकी सबसे ऊंची
चोटी कौन सी है? टोबकाल। ये जो टोबकाल पर्वत चोटी आती है ये कौन से देश में स्थित है? तो कहाँ पर आती है? ये मोरक्को में। चलो 2 नंबर पर्वत पढ़ते हैं। यहाँ पर स्थित, इसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग अफ्रीका महाद्वीप का 2 नंबर जो पर्वत है उसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग। देखो ड्रेकेंसबर्ग कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर जो देश है इस देश का नाम है दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पर जो देश है देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर जो पर्वत है उसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग। ये कौन सा पर्वत है? ड्रेकेंसबर्ग। और जो ड्रेकेंसबर्ग है इस पर्वत की सबसे ऊंची या हाईएस्ट जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या आता है? सोरसिंग। माउंट सोरसिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि ये पर्वत सोना या स्वर्ण व हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कि दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा पर्वत सोना व हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा आता है? ड्रेकेंसबर्ग है। वो ड्रेकेंसबर्ग अफ्रीका महाद्वीप का देश, तो देश कौन सा आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका कि इसकी हाईएस्ट पर्वत चोटी, तो हाईएस्ट पर्वत चोटी कौन सी है? सोरसिंग। प्रसिद्ध किसके लिए है? तो प्रसिद्ध आता है ये किसके लिए? सोना व हीरा उत्पादन के लिए। सोना व हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस पर्वत की एक विशेषता और आती है कि यहाँ इस महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। जैसे कि भारत या फिर हम बात करें कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो कौन सी का नाम आता है? अरावली। कौन सी है? अरावली। उसी प्रकार से अफ्रीका जो महाद्वीप है, संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ड्रेकेंसबर्ग। और सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या आता है? एटलस। तो सबसे लंबी तो है एटलस, लेकिन सबसे प्राचीन कौन सी आती है? ड्रेकेंसबर्ग। ध्यान रखना 3 पर्वत श्रृंखला इंपॉर्टेंट आएगी। एक तो है सबसे लंबी आ गई एटलस, एक है सबसे प्राचीन कौन से है? ड्रेकेंसबर्ग, और एक आएगी सबसे ऊंची। तो जो सबसे ऊंची है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के बारे में। देखो पहले कि यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत का विस्तार है कौन से देश में? दक्षिणी अफ्रीका में। हाईएस्ट पर्वत चोटी कौन सी है? सोरसिंग पर्वत चोटी। प्रसिद्ध किसके लिए? सोना व हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी कौन सी है? ड्रेकेंसबर्ग। 3 नंबर है माउंट किलिमंजारो। कि माउंट किलिमंजारो 3 नंबर पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो 3 नंबर है माउंट किलिमंजारो। ध्यान रखना मोस्ट है और अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। रिट भर्ती परीक्षा 2018 में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और अन्य भी बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो पर्वत है। तो देखो यहाँ पर ये जो देश है इस देश का नाम है तंजानिया। ये जो देश है इस देश का नाम क्या है? तंजानिया। यहाँ पर इसी देश में यहाँ पर ये एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है और इसे कहा जाता है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। अब देखो ये जो माउंट किलिमंजारो है ये इसका प्रश्न रिट भर्ती परीक्षा 2018 में क्या पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से देश में स्थित है? तो देश का नाम पूछ लिया तो यहाँ पर कौन सा देश आ जाएगा? तंजानिया। तो कौन से देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है।
वैसे देखा जाए तो ये एक मृत ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत श्रृंखला है, ज्वालामुखी से। जैसे मृत ज्वालामुखी से निर्मित यहाँ पर जैसे शंकु पर्वत है, इस प्रकार के कई पर्वत श्रृंखलाएं, उन्हीं में यहाँ पर ये एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई लगभग इस पर्वत चोटी की 6,895 मीटर ऊंची ये पर्वत चोटी है, जो संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन से ज्वालामुखी से? ये एक मृत ज्वालामुखी है, न कि सक्रिय ज्वालामुखी। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। प्रश्न पूछा गया था 2018 रीट में आया हुआ प्रश्न है, और प्रश्न में क्या पूछ लिया गया था? इसके देश का नाम, कि कौन से देश में स्थित है। तो कौन से देश में स्थित है? तंजानिया देश में स्थित है, जो एक मृत ज्वालामुखी से निर्मित है। तो 3 नंबर जो पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है 3 नंबर का? कि माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कौन सा देश आएगा? तंजानिया। मृत ज्वालामुखी से निर्मित एक पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 6,895 मीटर ऊंची है। देखो 3 पर्वतों के बारे में बात हुई है अभी तक, जिनमें एक तो है सबसे लंबा पर्वत, जो कौन सा था? एटलस। दूसरा है सबसे प्राचीन, जो कौन सा है? ड्रेकेंसबर्ग। और तीसरा है सबसे ऊंचा, वो कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अब आगे बात करते हैं 4 नंबर की माउंट केनिया। अगला पर्वत है, उसका नाम है माउंट केनिया। देखो माउंट केनिया जो पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार भी कौन से देश की बात आई तो कौन सा आएगा? केनिया देश कौन सा है? केनिया। और ये केनिया देश है, ये यहीं पर तंजानिया के पास में स्थित है। इस देश का नाम है केनिया, ये केनिया देश है। अब यहाँ पर केनिया देश में इसका विस्तार इस प्रकार से है, यहाँ से लेकर ये इथियोपिया तक इस प्रकार से फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कि अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केनिया। अब माउंट केनिया है, जैसे यहां पर सूर्य है, तो इस सूर्य की सीधी किरणें तो गिरती हैं कहां पर? इस पर्वत के इस पूर्वी भाग पर। और पूर्वी भाग में यहां पर कौन सा देश आता है? इथियोपिया। यहां पर इस केनिया जो पर्वत श्रृंखला है, ये भी एक मृत ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार यहाँ इथियोपिया तक है। और इथियोपिया में यहाँ पर जैसे सूर्य की किरणें वो क्या गिरती हैं? तिरछी। और तिरछी गिरती हैं, इस कारण यहाँ पर इस पर्वत के, यानी कि यहाँ पर इस पर्वत का जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग पर सूर्य की किरण कैसे गिर रही है? तिरछी। और जहाँ पर तिरछी गिरती हैं वहाँ पर यहाँ पर इसकी किरणें सीधी गिर रही हैं। और जहाँ पर सीधी गिरती हैं वहाँ पर किसका सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है? कॉफ़ी का। किसका होता है? कॉफ़ी का। कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें वो तो आती हैं सीधी, और यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो पश्चिमी भाग है, कि इसका जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में सूर्य की किरणें कैसे गिर रही हैं? तिरछी। तो यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? चाय का। इसीलिए जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन से देश में होता है? केनिया में। और केनिया में कौन सा पर्वत है? केनिया पर्वत है। तो केनिया पर्वत का विस्तार केनिया देश है, इथियोपिया देश है, ये देश है यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं इस पर्वत के पूर्वी भाग में, जहाँ पर इथियोपिया में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और इसकी जो
यहाँ पर तिरछी किरणें हैं वो गिरती हैं इसके पश्चिमी भाग पर, इसलिए यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? चाय का। और इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप का चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी जो देश आता है वो कौन सा देश आता है? केन्या देश है। अब देखो यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का पर्वत आता है माउंट केन्या, जो कौन से देश में? केन्या देश में, इथियोपिया देश है, इनमें इसका विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका पूर्वी भाग है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और पश्चिमी भाग है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरने के कारण चाय का उत्पादन होता है। और चाय उत्पादन में अफ्रीका का अग्रिम देश कौन सा आता है? केन्या। अब इसी महाद्वीप की एक क्या विशेषता है कि ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार कितने गोलार्धों में है? चारों गोलार्धों में है। कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में आता है, कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। जैसे मुख्य रूप से एक तो होती है कौन सी? कारक रेखा, कारक रेखा। दूसरी है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और तीसरी होती है कौन सी? मकर रेखा। ये ग्लोब पर मानी गई ये कृत्रिम रेखाएं हैं। जैसे अब ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसे करक, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं प्लस एक और गुजरती है, जो रेखा कौन सी आती है? देशांतर रेखा, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, या जिसे बोल सकते हैं यामयोत्तर रेखा। ये चारों रेखाएं कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो विश्व के चारों गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप भी कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप है। अब बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार यहाँ पर चारों गोलार्धों में है, तो यहाँ पर ये जो तीनों रेखाएं हैं वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं? कि करक रेखा है वो अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा है वो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो इनके बारे में देखो बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम करक रेखा, कि करक रेखा है, करक रेखा अफ्रीका के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है वो अफ्रीका के 6 देशों से होकर गुजरती है। और जो भूमध्य रेखा है वो भी कितने देशों से होकर गुजरती है? 6 देशों से। लेकिन मकर रेखा है, मकर रेखा गुजरती है मात्र कितने देशों से होकर? 4 देशों से होकर गुजरती है। अब देखो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से देशों से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी रेखा के बारे में? कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, कर्क रेखा का विस्तार अफ्रीका के कौन कौन से देशों में स्थित है? तो कर्क रेखा, कर्क रेखा इस महाद्वीप के कौन सी दिशा से होकर जाएगी? उत्तर दिशा से होकर निकलती है। कि इस महाद्वीप के कौन सी दिशा से? उत्तर से। और उत्तर से गुजरने वाली कर्क रेखा है वो यहाँ पर 6 देशों से होकर गुजरती है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 पढ़ते हैं कारक रेखा, कारक रेखा। कारक रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। अब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये गुजरती है, यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। फिर यहाँ पर है मोरितानिया, मोरितानिया। फिर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है माली। माली के बाद में यहाँ पर आपको पता है कौन सा है? अल्जीरिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद में यहाँ पर आता है लीबिया, और लीबिया के बाद में यहाँ पर आता है मिस्र। ये 6 देश ऐसे हैं जिनसे होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कारक रेखा।
अब देखो कर्क रेखा का विस्तार किन किन देशों से किस प्रकार से है। तो यहाँ पर 6 देशों से होकर ये रेखा गुजरती है, जिनमें कर्म से इन देशों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये रेखा आती है यहाँ पर पश्चिमी सहारा देश में। यहाँ पर इस प्रकार से आती है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद में मोरितानिया, मोरितानिया के बाद में आती है कहाँ पर, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में लीबिया, लीबिया के बाद में कहाँ पर आती है, मिस्र। और इसी प्रकार से इसी क्रम में आपको पढ़ाया था आगे कौन सा देश आ जाता है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में यहाँ पर क्या आ रहा था, भारत। तो यहाँ भारत से होकर निकल जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इस प्रकार से कि कर्क रेखा है, कर्क रेखा का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों में है, तो कितने देश आ जाएंगे, 6 देश। उसके बाद में बीच से होकर जो निकलती है उस रेखा का नाम क्या आता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कितने देशों से होकर गुजरती है, 6 देश। अब देखो 6 देश कौन से आते हैं, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है गेबोन, उसके बाद में आता है कांगो, कांगो के बाद में आता है कांगो गणराज्य, कांगो, कांगो के बाद में कौन सा, कांगो गणराज्य। फिर आता है युगांडा, युगांडा, युगांडा के बाद में कौन सा है, केनिया, और केनिया के बाद में कौन सा आता है, सोमालिया। ये आ गया सोमालिया। अब यहाँ पर ये जो 6 देश हैं, इन 6 देशों से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश होता है इसका गेबोन, गेबोन के बाद में चली जाती है कांगो, कांगो के बाद कांगो गणराज्य, फिर युगांडा, केनिया, और कौन सा आ जाता है, सोमालिया। इन देशों से होकर निकलने वाली जो रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, जो अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजर रही है, 6 देशों से। फिर आती है जो सबसे दक्षिण में आती है, उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा भी कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, या इसको हम शुद्ध लिखें तो 23 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, मकर रेखा। अब यहाँ पर जो देश है उसका नाम है नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया के पास में यहाँ पर आता है बोत्सवान। ये देश आपको बताया दक्षिणी अफ्रीका, और इस देश के बारे में आपको बता दिया है मोजाम्बिका। ये जो 4 देश हैं इनसे होकर ये रेखा गुजरती है, जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। पहले आती है नामीबिया में, नामीबिया के बाद बोत्सवान, बोत्सवान के बाद में कहाँ पर आती है, दक्षिणी अफ्रीका, उसके बाद में मोजाम्बिका से होती हुई ये रेखा आगे की ओर निकल जाती है। इस प्रकार से 3 जो प्रमुख रेखाएं हैं, वो तीनों प्रमुख रेखाएं एकमात्र महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, और उस महाद्वीप का नाम क्या आता है, अफ्रीका महाद्वीप। तो दोबारा देखो एक बार कि तीनों प्रमुख रेखाएं या विश्व के चारों गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क रेखा 6 देशों से होकर निकलती है, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, और अल्जीरिया, लीबिया, और कौन सा है, मिस्र। फिर आती है भूमध्य रेखा, ये भी कितने देशों से, 6 देशों से, जिसमें गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, और कौन सा है, सोमालिया। फिर आती है मकर रेखा, मकर रेखा कितने देशों से होकर निकलती है, 4, जिनमें कौन सा है, नामीबिया, बोत्सवान, मोजाम्बिका, और कौन सा आता है, दक्षिणी अफ्रीका। अब आगे बात करते हैं इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में, कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखो आगे पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले लेते हैं हम एक जो महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम है नील नदी। नाम सुना हुआ होगा कि नील नदी, नील नदी के बारे में बात करें
एक नंबर पढ़ते हैं, नील नदी। देखो नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, कि विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी आएगी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसका उद्गम कितनी धाराओं से होता है, 2 धाराओं से। 2 धाराएं, जिनमें एक धारा का तो नाम है श्वेत नील और एक का नाम है नीली या फिर ब्लू नील। एक का होता है ताना झील से और एक का होता है विक्टोरिया झील से। इसका विस्तार 3 देशों में, इसका विस्तार 1 देश में है। और फिर जो दोनों धाराएं वो जाकर मिलती हैं कहाँ पर है, खार्तून में। जो खार्तून है वो किसकी राजधानी है, सूडान की राजधानी है, कि सूडान की राजधानी खार्तून में जाकर ये मिलती हैं। और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर इस नदी का नाम क्या हो जाता है, नील नदी। देखो एक बार कि नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी का उद्गम कितनी धाराओं से हो रहा है, 2 धाराओं से इसका उद्गम होता है। 2 धाराओं में एक धारा है जिसका नाम है श्वेत नील का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। अब यहाँ पर आती है ये जो झील है, इस झील का नाम क्या है, विक्टोरिया झील। यह है विक्टोरिया झील का विस्तार कितने देशों में है, 3, ध्यान रखना। फिर आगे पढ़ेंगे झील तो उनमें पढ़ेंगे। यहाँ पर जो देश है इसका नाम है तंजानिया और जो झील है इसका नाम क्या है, विक्टोरिया। ये जो झील है इस झील का नाम है विक्टोरिया। तो यहाँ से एक जो नदी निकलती है उसका नाम है श्वेत नील। अब जैसे यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जो यहाँ से प्रवाहित होकर तंजानिया, केन्या, युगांडा और उसके बाद में आगे प्रवाहित होकर चली जाती है। तो यहाँ पर जो देश आता है, इस देश का नाम आपको बताया था, जो अफ्रीका का सबसे नया देश है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान, कि यहाँ से ये चली जाती है दक्षिणी सूडान में। हो सकता है नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी सूडान। ये दक्षिणी सूडान, यहाँ पर जो नदी प्रवाहित होती है इस नदी का नाम है श्वेत नील। यह है श्वेत नील। यहाँ से एक धारा निकल गई, जैसे कि भारत में गंगा नदी का उद्गम कितनी धाराओं से होता है, 2 धाराओं से। उसी प्रकार से इसका उद्गम भी कितनी धाराओं से हो रहा है, 2 धाराओं से हो रहा है, जिनमें पहली धारा ये निकली है जिसका नाम है श्वेत नील। और श्वेत नील कहाँ से निकली है, विक्टोरिया झील से। फिर आता है दूसरा, कौन सी है, ब्लू नील या नीली नील। इसका उद्गम होता है ताना झील से। ये यहाँ पर आ रही है, कौन सी झील है, ताना झील। ये यहाँ पर झील है जिसका नाम है ताना झील। और ताना झील है ये कहाँ से निकलती है, इथियोपिया। ये निकलती है इथियोपिया। जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया यहाँ पर 3 देशों की सीमा पर है। ताना है वो सिर्फ 1 देश में आती है। और यहाँ से निकलती है कौन सी, नीली नील। यहाँ से आगे चली जाती है कहाँ पर है, सूडान में। और सूडान में जाकर मिल जाती है कौन सी नदी में, श्वेत नील में। इस प्रकार से यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है नीली नील या फिर ब्लू नील। ये दोनों आगे जाकर ये धाराएं यहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर ये देश आता है सूडान। सूडान से अलग होकर कौन सा देश बना था, दक्षिणी सूडान। और सूडान की राजधानी कौन सी है, खार्तूम।
खार्तून यहाँ पर मिलती है, तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? नील नदी। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि नील नदी का नाम नील नदी कहाँ पर होता है, तो नील नदी का नाम नील नदी कहाँ पर होता है? खार्तून में। जैसे कि गंगा नदी का उद्गम होता है, तो उद्गम स्थल पर इसको किस नाम से जाना जाता है? फिर गंगा नाम उसका कहाँ पर होता है? उसी प्रकार से जो नील नदी है, इसका उद्गम 2 धाराओं में हो रहा है, लेकिन इसका जो नील नदी नाम है वो इसका हो रहा है सूडान, और सूडान की राजधानी कहाँ पर है? खार्तून में। कि खार्तून शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तून कौन सी नदियों के किनारे बसा हुआ है? ये नील नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे यहाँ पर आ जाता है सहारा मरुस्थल, कि सहारा मरुस्थल से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नील नदी। और ये यहाँ पर इस प्रकार से दोनों रेखाओं को काटती है, लेकिन काटती सिर्फ एक बार है। यहाँ पर काट दिया किसने? श्वेत नील ने। श्वेत नील ने भूमध्य रेखा को काटा, फिर ऊपर की ओर गई तो यहाँ मिस्र में इस कर्क रेखा को काटती है। काट कर इस प्रकार से प्रवाहित होकर इस नदी का अंत यहाँ पर आपको एक सागर बताया था, उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। तो इसका अंत यहाँ पर कौन से सागर में होता है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में इसका अंत होता है। लेकिन ये जो नदी है, इस नदी पर यहाँ पर एक तो बनी हुई है झील, यहाँ पर इसके किनारे एक झील बनी हुई है, जिस झील का नाम है नासर झील। कि नासर झील कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नासर झील। तो नासर झील कौन सी नदी के किनारे आती है? नील नदी के किनारे। फिर इसी के किनारे यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, यहाँ पर ये एक बांध आता है जिसका नाम है आसवान बांध। कि आसवान बांध देश पूछा जाए तो कौन सा आएगा? मिस्र। आसवान बांध। और नदी पूछी जाती है तो कौन सी आती है? नील नदी। उसके बाद में इसी नदी पर एक बंदरगाह है, और उस बंदरगाह का क्या नाम आता है? यहाँ पर जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है। इसका नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। ध्यान रखना, अलेक्जेंडर किसका नाम था? सिकंदर। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर था, जो कहाँ का शासक था? जैसे यूनान का शासक था जिसने पहले फारस पर विजय प्राप्त की थी, उसी समय उसी के नाम पर सिकंदर, यानी कभी भी हारने वाला नहीं हो। तो सिकंदर को सिकंदर की उपाधि फारस में मिली थी, लेकिन मूल नाम कहाँ क्या था उसका? अलेक्जेंडर, जो मेसोडोनिया का शासक फिलिप का पुत्र था और स्वयं को भगवान ज्यूस की औलाद समझता था। तो उसी जो सिकंदर था, उसी सिकंदर के मूल नाम अलेक्जेंडर के नाम पर इसी बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है? अलेक्जेंड्रिया रखा गया है। तो इसी अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? सिकंदरिया बंदरगाह भी कहा जाता है। अगर कहीं अलेक्जेंड्रिया नाम नहीं हो तो यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा? सिकंदरिया बंदरगाह है। और अंत में जब नदी यहाँ पर गिरती है तो एक डेल्टे का निर्माण करती है, उस डेल्टे को कहा जाता है चंपाकार डेल्टा। तो कौन सा डेल्टा आ गया? चंपाकार डेल्टा। इस प्रकार से ये नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो देखो इसकी कुछ विशेषताएं और आती हैं। अगर यहाँ पर झील के बारे में बात करें तो झील कौन सी है? नासर झील है। बांध, तो बांध यहाँ पर कौन सा आता है? आसवान। आसवान। और यहाँ पर जो बंदरगाह है, बंदरगाह, तो वो कौन सा आ जाएगा? सिकंदरिया। सिकंदरिया, या फिर कौन सा आ जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। नदी डेल्टा, तो डेल्टा कौन सा बनाती है? चंपाकार। चंपाकार। और इस नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान।
वरदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्र की सभ्यता है वो इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पर मरुस्थल है, मरुस्थल में यहाँ पर ये नदी आती है, इसलिए इसे कहा जाता है मिस्र का वरदान। मिस्र का वरदान कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है। दोबारा देखो एक बार नील नदी, कि नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम 2 धाराओं से होता है। पहली धारा का नाम है श्वेत नील, दूसरी धारा का नाम है नीली नील। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है जो 3 देशों में, युगांडा, केन्या और तंजानिया में। नीली नील का उद्गम यहाँ पर इथियोपिया में स्थित ताना झील से होता है जो यहाँ से प्रवाहित होकर दोनों धाराएं सूडान की राजधानी खार्तूम में, दक्षिण सूडान की राजधानी तो कौन सी थी? जुबा, और सूडान की राजधानी कौन सी है? खार्तूम, यहाँ पर जाकर मिलती हैं। तो इस नदी का नाम क्या होता है? नील नदी। यहाँ से आगे ये कर्क रेखा को काटती हुई मिस्र में जाती है, जहाँ पर इसके किनारे नासर झील है, आसवान बांध है, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया बंदरगाह है, कि अलेक्जेंडर जो कहाँ का शासक था? मेसोडोनिया का शासक था। और यहाँ पर यह आगे जाकर एक डेल्टे का निर्माण करती है जिसका नाम है चंपाकार डेल्टा, जो भूमध्य सागर में जाकर इस नदी का अंत होता है। तो ये है विश्व की सबसे लंबी नदी। आगे यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप की 2 नंबर नदी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कांगो नदी। तो आप देखो कांगो या जायरे नदी के बारे में बात करें। जो कांगो देश है, आपको बताया है कि कांगो देश है, वहीं पर आएगी कौन सी नदी? कांगो नदी। तो कांगो देश में कांगो नदी आएगी। तो कांगो जो देश है उसका पहले प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था जायरे। तो नदी को भी कांगो या जायरे के नाम से भी जाना जाता है। नदी का नाम है कांगो नदी, या इसे कोंगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, कोंगो, या फिर इसे बोल देते हैं जायरे। अब कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम एक पठार है, कटरा का पठार, जो यहाँ पर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न ये हो कि अफ्रीका में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पठार कौन सा है, तो कौन सा आएगा? कटरा का पठार। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, जो कौन से देश में? कांगो गणराज्य में, मात्र एक देश में, गणराज्य में प्रवाहित होती है। ये नदी मात्र एक देश में प्रवाहित होती है, कौन सा है? कांगो गणराज्य। और यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? जायरे नदी के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस कांगो का एक प्राचीन नाम क्या था? जायरे। इस पर जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात जिसका नाम है स्टेनली, दूसरा है लिविंगस्टोन। ये दोनों जलप्रपात कौन सी नदी पर आते हैं? कांगो नदी पर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है स्टेनली जलप्रपात। देखो पढ़ते हैं कटरा का पठार। ये यहाँ पर जो भाग है, इन भागों में यहाँ पर जो विस्तार है वो आता है कटरा का पठार। ये यहाँ पर है कटरा का पठार, कटरा पठार। यहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है, कटरा पठार, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से पहले उत्तर की ओर जाती है, फिर यहाँ पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से इस प्रकार से प्रवाहित होकर इस नदी का यहाँ पर अंत होता है। और इस नदी का नाम क्या है? कांगो या जायरे। कि नदी का अंत कहाँ पर होता है, तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में इस नदी का अंत होता है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है कांगो नदी, कांगो नदी। ये कांगो नदी, देखो कांगो नदी, ये कांगो नदी में कौन से वन पाए जाते हैं?
तो वन ये कोण से, यानी कि यहाँ पर कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार। इसलिए ये जो नदी है वो सदाबहार या विषुवत रेखीय वनों से घिरी हुई है। कि अफ्रीका की कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखीय या सदाबहार वनों से घिरी रहती है, तो कौन सी नदी आती है, कांगो नदी। कांगो नदी है यहाँ से इस प्रकार से प्रवाहित होकर फिर इस प्रकार से आती है। तो ये जो विश्व की सबसे लंबी नदी थी वो तो नील नदी थी, लेकिन ये विश्व की सबसे गहरी नदी है। कि विश्व की सबसे गहरी नदी, तो विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है, कांगो नदी। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। नाम सुना होगा, पिग्मी जनजाति। और यह है विश्व की सबसे बोनी प्रजाति। कि विश्व की सबसे बोनी प्रजाति कौन सी है, पिग्मी जनजाति। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी व विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी थी, नील। लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कांगो नदी के नाम से। ये नदी है जो विश्व की सबसे गहरी नदी है। इसमें जो जनजाति पाई जाती है उस जनजाति का नाम क्या है, पिग्मी जनजाति। यहाँ पर ये जो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। देखो विश्व में 3 रेखाएं, तीनों रेखाओं को 2-2 बार काटने वाली विश्व में 3 ही नदियां हैं। 2 तो आएंगी अफ्रीका महाद्वीप में और एक आ जाएगी कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। जैसे कि यहाँ पर इन्हीं में हम बात करें कि भारत है, तो एशिया में जो कहाँ पर काटती है, ये नदी काटती है भारत में। भारत में या राजस्थान में मध्य प्रदेश से प्रवाहित होकर एक नदी आती है, इस प्रकार से गुजरात में चली जाती है। तो उस नदी का क्या नाम रहता है। जैसे यहाँ पर भारत है, तो भारत से यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा में यहाँ पर भारत में इस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होकर नदी जाती है, जिसका नाम क्या है, माही नदी। कौन सी है, माही। तो जो माही नदी है वो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो। इसलिए जो राजस्थान में माही नदी है उससे कांगो नदी के नाम से या राजस्थान की जायरे नदी भी इसे कहा जाता है। तो विश्व में तीनों रेखाओं को 3 ही नदियां काटती है, जिनमें 2 के बारे में आपको बताएं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, कांगो या जायरे नदी है। यहाँ पर विश्व की सबसे बोनी प्रजाति कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर पिग्मी। यहाँ पर 2 जलप्रपात हैं, जिनमें एक जलप्रपात का नाम है स्टेनली जलप्रपात। जैसे यहाँ पर ये कांगो गणराज्य देश में आते हैं। यहाँ पर जो दोनों जलप्रपात हैं, जिनमें एक का नाम है स्टेनली और दूसरे का नाम है लिविंगस्टोन। जो लिविंगस्टोन है ये एक व्यक्ति का नाम था, जो लिविंगस्टोन नामक व्यक्ति था। इसी व्यक्ति ने इस महाद्वीप की खोज की थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई, तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी, लिविंगस्टोन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो लिविंगस्टोन है, इस लिविंगस्टोन ने इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी थी। प्रारंभ में जब ये अफ्रीका महाद्वीप पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि इसके अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा, लिविंगस्टोन के द्वारा दी गई थी, जिसने इस महाद्वीप की खोज की थी। तो यह है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी। आगे पढ़ते हैं, तीसरी सबसे लंबी नदी के बारे में बात करते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखो पहली थी नील, नील के बाद कौन सी है, ये कांगो। तो कांगो या जायरे नदी का उद्गम होता है कटरा का पठार से, कांगो गणराज्य में प्रवाहित होती है, अटलांटिक महासागर में अंत होता है।
यहाँ पर जलप्रपात स्टेनली बना हुआ है, लिविंगस्टोन है। लिविंगस्टोन ने इस महाद्वीप की खोज की थी, इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी थी। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सबसे गहरी नदी है। यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है जो विश्व की सबसे बौनी प्रजाति है, जनजाति है, और ये इस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। चलो आगे पढ़ते हैं, कौन सी नदी है? नाइजर नदी। 3 नंबर नदी के बारे में बात करते हैं, नाइजर नदी। नाइजर नदी, जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? यहाँ पर नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया, यहाँ पर नाइजर, यही नाइजर में एक पठार आता है जिसका नाम है जोस का पठार। ये जो पठार है इसका नाम है जोस का पठार, जोस का पठार। यहाँ प्रदेश आता है चाड। यहाँ जोस के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। यहाँ से प्रवाहित होती है, नाइजीरिया नाइजर दोनों से प्रवाहित होकर यहाँ पर आकर गिरती है। और यहाँ पर जब गिरती है तो यहाँ पर एक खाड़ी आती है जिसे कहा जाता है गिन्नी की खाड़ी। कि इसका अंत कौन सी खाड़ी में होता है? गिन्नी की खाड़ी में। गिन्नी की खाड़ी में अंत होता है। गिन्नी की खाड़ी में अंत होने वाली नदी कौन सी है? नाइजर नदी है। तो ये जो नदी है, इस नदी का अंत कौन सी खाड़ी में होता है? गिन्नी की खाड़ी। और इस नदी के किनारे क्या मिलता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। इसलिए ध्यान रखना ये नदी मोस्ट है। कई बार एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में तेल नदी के नाम से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो भी कौन सी नदी आएगी? नाइजर नदी की। विश्व में तेल नदी के नाम से जाना जाता है नाइजर नदी। या फिर अगर पूछा जाए कि अफ्रीका में तेल नदी के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी नदी आएगी? नाइजर नदी। क्योंकि इसके किनारे यहाँ पर क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। तेल पाए जाने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? तेल नदी के नाम से जाना जाता है, जो अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? नील नदी, दूसरी कांगो और तीसरी है नाइजर नदी। इसका अंत होता है गिनी की खाड़ी में। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसे विश्व में तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की नेक्स्ट नदी है जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप की जो नेक्स्ट नदी है उसका नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका भी उद्गम होता है कटरा पठार। और कटरा पठार में एक पठार आता है जिसका नाम है बाई का पठार। बाई का पठार। अब यहाँ पर बाई के पठार से निकलने के बाद ये जाती है जामीबिया, जामीबिया, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिका, मोजाम्बिका, और इसका अंत होता है मोजाम्बिका जल संधि में। जल संधि में मोजाम्बिका जल संधि में इस नदी का अंत होता है, जो कि इन दोनों देशों के बीच में क्या बनाती है? सीमा। कि कौन से देशों के बीच में? जामीबिया व जिम्बाब्वे के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पर ये जो नदी है ये जलप्रपात का निर्माण करती है विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात।
जो जामीबिया देश में स्थित है, ध्यान रखना मोस्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी आएगी? जाम्बेजी नदी। और इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है करीबा बांध। जो करीबा बांध है उसी के पास में आती है करीबा झील। तो करीबा बांध और करीबा झील दोनों ही कौन सी नदी के किनारे हैं? जाम्बेजी नदी। देखो जाम्बेजी नदी, यहाँ पर ये जो पठार है, इसी पठार में यहाँ पर जो भाग आता है उसका नाम है बाई का पठार। बाई का पठार। ये जो देश है इसका नाम है जामीबिया। ये जो देश है इसका नाम है जिम्बाब्वे। अब ये नदी यहाँ से निकलती है, बाई का पठार, कटरा के पठार से यहाँ से जाती है। ये कहाँ पर? जामीबिया में। जामीबिया के बाद में ये चली जाती है जिम्बाब्वे। दोनों देशों के बीच, जामीबिया और जिम्बाब्वे दोनों के बीच में इसने क्या बनाई? सीमा। सीमा बनाने के बाद में मोजाम्बिका। मोजाम्बिका के बाद में यहाँ पर जो मोजाम्बिका जलसंधि आती है, उस जलसंधि में इस नदी का क्या हो गया? अंत है। अब यहाँ पर जो एक जलप्रपात बना हुआ है, इस जलप्रपात का नाम यहाँ पर जो बना हुआ है उसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया। कि विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी आएगी? जाम्बेजी नदी। उसी पर यहाँ पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है करीबा बांध। करीबा बांध के पास एक क्या आती है? झील। जो कौन सी है? करीबा झील। जो आयतन के आधार पर मानव निर्मित झीलों में, विश्व की प्रमुख बड़ी झीलों में एक झील है जिसका नाम क्या है? करीबा झील। तो ये है अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। देखो कौन सी है? जाम्बेजी नदी। कि जाम्बेजी नदी का उद्गम कटरा पठार के पास जो बाई का पठार है वहाँ से इसका उद्गम होता है। जामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिका से प्रवाहित होती है। जामीबिया व जिम्बाब्वे के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। मोजाम्बिका जलसंधि के अंदर इसका अंत होता है। वह विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और करीबा बांध है, करीबा झील इसके किनारे स्थित है। आगे पढ़ते हैं लिम्पापो नदी। तो अफ्रीका महाद्वीप की नेक्स्ट नदी का नाम है लिम्पापो। लिम्पापो नदी। अब देखो लिम्पापो नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से उद्गम। सिर्फ इसका उद्गम स्थान याद रखते हैं तो देखो कि उद्गम कहाँ से है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। आपको बताया था यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या आता है? ड्रेकेंसबर्ग। ये यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। यहाँ से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद यहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है तो बोत्सवान में प्रवाहित होकर फिर इस दिशा में आ जाती है और आगे जाकर यहाँ पर इस नदी का क्या होता है? अंत होता है। तो ये जो नदी है इसका नाम है लिम्पापो नदी। लिम्पापो नदी। मुख्य रूप से इस नदी है, ये नदी यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के भंडार। कि इस नदी के किनारे किसका उत्पादन किया जाता है? यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। और ये नदी है, ये कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखना, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो नदी कौन सी आती है? लिम्पापो नदी। अब लिम्पापो नदी है, जैसे भारत है तो भारत में ये माही नदी 2 बार काटती है, तो भारत की जायरे नदी की क्यों कहा जाता है? भारत की लिम्पापो नदी को क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इस नदी की, कांगो नदी की काटने की दिशा देखो क्या है? यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ये भारत की माही नदी भी पश्चिम से, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। लेकिन लिम्पापो नदी है, ये कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। इसलिए भारत की या राजस्थान की जायरे नदी के नाम से कांगो नदी को जाना जाता है। तो तीनों रेखाओं को, विश्व में जो 3 प्रमुख रेखाएं हैं, उन रेखाओं को 2-2 बार काटने वाली विश्व में 3 नदियां हैं। एक तो आती है एशिया, भारत, राजस्थान के बांसवाड़ा में, और दूसरी व तीसरी है वो दोनों कहाँ पर आती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। इस प्रकार से ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। एक नदी यहाँ पर आती है जिसका नाम है ऑरेंज नदी।
ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका देश में। यहाँ पर ये ऑरेंज नदी प्रवाहित होती है, जो दक्षिणी अफ्रीका देश की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी अफ्रीका देश की सबसे बड़ी नदी है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न पूछ लिया जाता है दक्षिणी अफ्रीका देश की सबसे बड़ी नदी है और ऑप्शन मिल जाता है नील नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी। सीधा सबसे पहले ऑप्शन से ही क्या कर देते हैं? नील नदी। हालांकि अगले ने दक्षिणी अफ्रीका देश के बारे में क्वेश्चन किया है, न कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप का आए तो कौन सा आएगा? नील नदी। दक्षिणी अफ्रीका देश के बारे में आए तो कौन सी नदी आएगी? ऑरेंज नदी, जो दक्षिणी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। और एक अफ्रीका महाद्वीप की अंतिम नदी आती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये प्रवाहित होती है घाना में। घाना, ये जो यहाँ पर देश है इसका नाम है घाना, और ये जो घाना देश है घाना में प्रवाहित होती है। इसी नदी को रिवर ऑफ बेंड के नाम से जाना जाता है। कि कौन सी नदी को रिवर ऑफ बेंड के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी आएगी? वोल्गा नदी। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में सबसे पहले पड़ी थी कौन सी? नील नदी। नील नदी का उद्गम दो धाराओं से हुआ था, एक तो विक्टोरिया झील, दूसरी ताना झील। दोनों जाकर यहाँ सूडान की राजधानी खार्तूम में मिली, जहाँ पर इसका नाम नील नदी हुआ। मिस्र से प्रवाहित होकर भूमध्य सागर में अंत हुआ। नासर झील थी, असुआन बांध था, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह था और चंपाकार डेल्टे का निर्माण कर रही थी। विश्व की सबसे लंबी नदी थी, जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। दूसरी नदी कांगो नदी कटरा पठार से निकलकर उत्तर से पश्चिम की ओर जाकर फिर दक्षिण की ओर जाकर अटलांटिक महासागर में अंत हो रहा था। विश्व की सबसे गहरी नदी, विश्व की सबसे बौनी प्रजाति पिग्मी यहाँ पर निवास करती है और विश्व तरह के वन पाए जाते हैं। स्टैनली व लिविंग स्टोन जलप्रपात है। लिविंग स्टोन उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस महाद्वीप की खोज की थी एवं इसको अंध महाद्वीप की संज्ञा दी थी। उसके बाद नाइजर नदी, जो नाइजीरिया नाइजर से प्रवाहित होती है, गिनी की खाड़ी में इसका अंत होता है एवं इसके किनारे तेल होने के कारण इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है कौन सी है? यहाँ पर जाम्बेजी नदी, जो कि बाई के पठार से निकलती है, जामीबिया जिम्बाब्वे से प्रवाहित होती है, दोनों के बीच सीमा बनाती है। मोजाम्बिका देश से प्रवाहित होकर मोजाम्बिका जलसंधि में इसका अंत होता है और इसके किनारे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो कहाँ पर आता है? जामीबिया में स्थित है। लिम्पोपो नदी है, जो कि यहाँ ड्रैगन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और इसे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी आती है? या मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। उसके बाद में कौन सी नदी आती है? जो कि ये लिम्पोपो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ऑरेंज नदी ये दक्षिणी अफ्रीका देश की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी है, ये घाना देश में प्रवाहित होती है, जिसे रिवर ऑफ बेंड के नाम से जाना जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। और इससे आगे जो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें व मरुस्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।